मेरा नाम सुमित गुजर है। मैं राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करने वाला हूँ। मैं यहाँ इंडिया के वेरी मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म स्टेट पे जब यहाँ घूमने आया, विजिट करने आया, तो मेरी मुलाकात मित्रा जी से हुई। मित्रा जी मेरे को उनकी सोच ऐसी इतनी अच्छी लगी और इतनी प्रभावित लगी कि जो सोच आज के युवाओं में दिखती तो है, पर वो इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, अपनाना नहीं चाहते। वो ऐसी सोच का विरोध तो करना चाहते हैं, पर वो ऐसी सोच के साथ जीना नहीं चाहते। और पर उनकी मेजर प्रॉब्लम है कि उनके पेरेंट्स इस सोच से ही नहीं है, तो वो इस सोच से ही विरोध करते हैं। पर उनको इस सोच में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे कुछ एक प्रश्न है जो मैं मित्रा जी से आज करूंगा। मित्रा जी मुझे उनके बारे में कुछ खुलकर आराम से बताएं, जिससे मुझे और मेरे जो साथी हैं उन्हें इसके बारे में जानने में कुछ मदद मिले। नमस्कार मित्रा जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, जो इंडिया में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आजकल के बच्चे हैं, वो इन पर बनाना तो चाहते हैं, पर जब उनका किसी कारणवश वो अलग हो जाते हैं तो उसे गलत तरीके से बताते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं कुछ चीजें साफ करना चाहूंगा ताकि जो यूथ है उसको अपने आप को समझने में थोड़ी सुविधा हो। हम आज जिस मानसिकता में रह रहे हैं वो हमारी मूल मानसिकता नहीं है। वो जब आक्रांता बाहर से आए और उन्होंने आक्रमण किया इस देश पर और इस देश को गुलाम बना करके रखा, तो उन आक्रांताओं की संस्कृति, उन आक्रांताओं की सोच हमारे समाज ने कहीं ना कहीं किसी दबाव में, किसी न किसी प्रकार के भय में उसको स्वीकार कर लिया है और अपनी एक सिक्योरिटी जोन बना लिया। जैसे अभी कोई आक्रांता बाहर से आया और हमारे यहाँ का जो पहरावा था, उस पहरावे के अनुसार उस आक्रांता ने महिला वर्ग को टारगेट करने का प्रयास किया, तो हमारे समाज ने उस महिला को अधिक वस्त्रों में ढक दिया ताकि वो कम दिखाई दे। ऐसी जनरल सोच जो होती है वो ऐसे ही काम करती है कि अगर आपने किसी को बचाना है तो उसे छुपा दो। ये एक तरीका होता है। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, जब वो खेल रहे होते हैं तो उसका जो प्यारा खिलौना होता है उसको ले जाके कहीं एक ऐसी जगह छुपा देता है जहां उसे कोई देख ना सके। तो एक मनुष्य की साधारण सोच है कि अगर आप किसी को छुपा दोगे तो उस चीज को आप खोओगे नहीं। तो शुरुआत तो इसकी हुई वहां से, क्योंकि आज जिनको हम प्रथाएं कहते हैं, अपनी कल्चर कहते हैं, वास्तव में यदि आप गहराई से इस संस्कृति में अंदर घुसेंगे तो आप पाएंगे ये हमारी नहीं है, ये उधार की नहीं है। या आक्रांताओं के प्रेशर में आकर के हमने इनको अपना लिया है। ये तो एक पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि स्वेच्छा जो है वो इस समाज में दबा दी गई। स्वेच्छा इसलिए दबाई गई कि कहीं ना कहीं आप स्वेच्छा के कारण इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पूर्वज इस तरह से आए, मतलब 300-400 साल से, 500 साल से तो हमारा देश गुलाम ही रहा है। पहले आक्रांताओं का था, अरब से लोग आए थे, अब फिर उसके बाद ब्रिटेनों का रहा, फिर उसके बाद अब पाश्चात्य संस्कृति का गुलाम होता है। तो हम अपनी मूल संस्कृति 500 साल में भूले गए। अब क्या हुआ है कि अगर आप कोई कार्य करते हैं, जैसे एक लड़का एक लड़की से मिले, अगर आप देखें भगवान राम ने कोई दशरथ जी की मर्जी से शादी की थी, स्वयंवर था ना उनका, माता सीता ने खुद चुना था। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कोई नंद बाबा से ने रिश्ता पकड़ा था क्या, फिक्स किया था? नंद बाबा ने कहा था कि नहीं कृष्ण जी तुम्हारी शादी यहाँ होगी। उन्होंने भी खुद स्वयंवर खुद चुना। यहाँ तक कि रुक्मणी जी ने तो अपने माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, सबसे लड़ाई करके घर से कृष्ण जी के साथ विवाह किया और अपना परिवार छोड़ दिया। ठीक है, आज की भाषा में कहें तो वो एक अच्छा शब्द नहीं लगता, लेकिन था तो वही। ये उस संस्कृति का हिस्सा था जहां व्यक्ति विशेष की इच्छा को कभी दबाया नहीं जाता। इसीलिए इस देश में कोई एकवादी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ इतने सारे भगवान हैं, आपको हर भगवान को मानने की अनुमति है। यहाँ ऐसा नहीं होता कहीं कि बस यही भगवान है और इसके अलावा कोई भगवान नहीं है और बाकी सबको मार डालो। ठीक है,
ये जो परंपरा है, ये जो स्वतंत्रता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि यदि मनुष्य को हम दबा देंगे, उसकी अपनी सोच को दबा देंगे, उसकी अपनी स्वतंत्रता को दबा देंगे, तो वो कभी भी परमात्मा नहीं हो पाएगा, वो ब्रह्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी जो सारी यात्रा है संस्कृति की, वो व्यक्ति को ब्रह्म करने की यात्रा है। तो अब ये चीजें जब धीरे धीरे संस्कृति के हिस्से टूटते रहे, छूटते रहे, और फिर धीरे धीरे पाश्चात्य आक्रांताओं के जो अरब से संस्कृति लेके आए थे उसको हमने दबा लिया। क्योंकि आज जो हम है ना, वो कपड़ों से तो हम पाश्चात्य वेस्टर्न है, चाहे आप उसे ईसाई कहिए या कुछ कहिए। और अगर आप देखें तो हम आज सोच से जैसे ही सोचते हैं जैसे अरब सोचते थे, ठीक है। और आज हम नाम के हिंदू बचे, सिर्फ नाम के हिंदू बचे। हमारे पास कोई जो हिंदू नाम है ना, ये भी आक्रांताओं का दिया हुआ है। सनातनी नाम जो है, नाम के सनातनी बचे, और सनातनियों में भी हर आदमी अपने आप को सनातनी कहलवाना पसंद नहीं करता। कोई कहता है मैं वैष्णव हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, तो 50 वर्गों में बटे हुए। तो हुआ क्या है कि अब कहीं ना कहीं हम एक दोहरी जिंदगी जीने के आदी हो गए। कहने के लिए कुछ और, सोचने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। तो आज की तारीख में व्यक्ति चाहता तो उस लड़की को देखना है जो थोड़ा मॉडर्न दिखाई दे, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने, थोड़े मिनी भी पहन ले तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन चाहता है मेरी शादी ऐसी हो, मेरी पत्नी सूट सलवार में पहने और साड़ी में घूंघट काट के रहे। यही सोच है ना, सबसे बड़ी सोच यही है कि वो देखना तो एक पाश्चात्य स्त्री को चाहता है जो हर चीज में एक्सपर्ट है, वो बोलने में भी एक्सपर्ट हो, वो कपड़ों में भी मॉडर्न हो, उसकी सोच भी मॉडर्न हो, वो कुछ काम भी करती हो। लेकिन वो अपनी पत्नी से ये सारी उम्मीदें नहीं रखता, वो अपनी बहन से ये सारी उम्मीदें नहीं रखता। वो बहन को दबा के रखना चाहता है। वो चाहता है मेरी बहन सूट सलवार में ही जाए, दूसरे की मिनी पहनती है तो अच्छी बात है। तो ये जो दोहरापन आया ना हमारे समाज में, ये दोहरापन गलत है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे माँ बापों का, हमारे समाज का, क्योंकि वो हमें यही सिखाते हैं। मैं एक जगह गया, छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। मैं एक जगह गया हरियाणा में, वहां एक समाज की बैठक हो रही थी। उस समाज की बैठक में एक बुजुर्ग कह रहे थे कि आजकल के बच्चों ने तो संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। मैंने कहा कैसे? तो वो कहते हैं कि वो आजकल इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं तो संस्कृति तो हमारी चली गई। मैंने कहा छोटे कपड़े पहनने, कपड़ों से संस्कृति चली गई? छोटे कपड़े के कारण आपकी पूरी संस्कृति खत्म हो गई। आपकी क्या संस्कृति थी जरा बताओ तो सही मुझे। तो वो मुझे बताते हैं कि भाई हमारी संस्कृति है बड़ा बड़ा घूंघट काटना, जेठ की शर्म करना, ससुरे की शर्म करना। मैंने कहा ये भारतीय संस्कृति तो है नहीं। अगर ये भारतीय संस्कृति होती तो पूरे भारत में होती। पक्की बात है ना भाई, ये संस्कृति अगर होती भारतीय संस्कृति तो पूरे भारत में होती ना। जैसे सनातन शिव को अगर आप, तो शिव को कश्मीर में भी पूजा जाता है, शिव को कन्याकुमारी में भी पूजा जाता है, शिव को असम में, अरुणाचल में भी पूजा जाता है। शिव जो है वो भारतीय संस्कृति है, उनको सब जगह पूजा जा रहा है। तो फिर घूंघट भी तो सब जगह होना चाहिए था अगर भारतीय संस्कृति होती तो। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा जो किताबों में लिखा है, क्योंकि किताबों का एडल्ट्रेशन औरंगजेब के जमाने में बहुत हुआ है। हमारे सारे धर्म ग्रंथों में फेरबदल कर दिए गए। तो मैं किताबों का भरोसा ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि आप सोच खोलिए और मुझे जवाब दीजिए काउंटर, ठीक है। तो अगर भारत की संस्कृति होती है तो पूरे भारत में होती। तमिलनाडु में घूंघट क्यों नहीं निकाला जाता? उड़ीसा में घूंघट क्यों नहीं निकाला जाता? आंध्र प्रदेश में घूंघट क्यों नहीं निकाला जाता? असम में घूंघट क्यों नहीं निकाला जाता? बंगाल में क्यों नहीं निकाला जाता? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं निकाला जाता? महाराष्ट्र में क्यों नहीं निकाला जाता? और एक ही अकेला केवल राजस्थान या उत्तर प्रदेश या हरियाणा यही थोड़ी हिस्सा है उसका भारत का। भारत में तो हिमाचल भी तो है, हिमाचल में भी नहीं निकालते, उत्तरांचल भी है, वहां भी नहीं निकालते। तो क्यों इसको हम भारतीय संस्कृति मानकर बैठे? जिन हिस्सों पर आक्रांताओं ने आके हमले किए और उन्होंने गुलाम बना के रखा, वहां इन चीजों के असर कर रहे हैं। जहां तक वो नहीं पहुंचे, आसाम तक नहीं पहुंचे, वो अब पहुंच रहे हैं। ठीक है, आजकल आसाम में विवाद चालू है, वो अपना विषय नहीं है, लेकिन अब पहुंच रहे हैं तो वहां वो समस्याएं भी हो रही हैं। जहां जहां वो पहुंचे वहां वहां ये हमारी जो संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति, मूल संस्कृति थी, वो बदल गई। मैंने एक प्रश्न किया उनसे, जो
बुजुर्ग वहाँ मुझे भारतीय संस्कृति बता रहे थे, काढ़ना, पूरे बदन को ढक के रखना। मैंने कहा मुझे एक तस्वीर दिखाइए पूरे भारत में, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, एक तस्वीर दिखाइए पूरे भारत में जो 400-500 साल से पुरानी हो और उसने स्तन ढके भी हो, मतलब स्तन पे कपड़ा भी हो कोई, पूरे भारत में एक खजुराहो के मंदिर देखिए, अजंता अलोरा की गुफाएं देखिए, कोणार्क के मंदिर देखिए, नेपाल के मंदिर देखिए, वो जितने मंदिर आपको 500-700 साल से ज्यादा पुराने, जब तक आक्रांता हमारे यहाँ नहीं आए थे, जितने मंदिर आपको पुराने मिलेंगे सारे मंदिरों की तस्वीरें अलग है। यानी कहीं ना कहीं वो आप किसकी तस्वीरें बनाते हैं? जैसा समाज होता है, समाज में जो भाई आप टीवी शूट करते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, उसमें समाज की तो तस्वीरें होती हैं। जैसे लोग कपड़े समाज में पहनते हैं ऐसे टीवी में पहनते हैं, या टीवी की देख कर समाज में पहन लेते हैं, बस इतना ही होता है अंदर। तो इसीलिए वो जो अगर तस्वीरें ऐसी हैं तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ ना कुछ तो ऐसा स्वतंत्र रहा होगा। आज भी आप जब जातीय विवाहों में जाइए, जब आप जाएंगे मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, उड़ीसा में कई जगह ऐसी हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं जातीय विशेष के कि कई लोगों को आपत्ति हो सकती है और वो अपनी जाति के कारण मुझ पर वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं जाति नाम जानता हूं, स्थान के साथ नाम जानता हूं लोगों को। तो उन जगह जाइए, वहां क्या होता है, मेले ऑर्गेनाइज करते हैं, मेले, स्त्री और पुरुष के मेले। मतलब वहां कोई पेरेंट्स नहीं जाता, बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और फिर उसके बाद वहां से किसी को पसंद आता है तो फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और घर वाले उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। ये आज भी चालू है, आज भी, आज की बात भी है। यानी ये वो हिस्से हैं जहां अग्रताओं का असर नहीं पहुंचा, ये वो हिस्से हैं और आज भी है। तो हमारी ये संस्कृति नहीं है। और जब आप किसी के साथ मिलते हो, वो संबंध है, कभी मनमुटाव भी हो सकता है, वो संबंध टूट भी सकते हैं, या जब तक आपने किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं की, तब तक आपको क्या पता वो आदमी क्या सोचता है। तो मेरा तो निश्चित रूप से ये मानना है कि भारत में नौजवान बच्चों को एक दूसरे से मिलने की अनुमति होनी चाहिए और शादी से पहले उन्हें एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का भी मौका मिलना चाहिए, ताकि वो जान तो पाए कि किसके साथ जीवन बिताना है। क्योंकि आज जब से पहले क्या, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि ये जो ना, जब से ये फ्रीडम आया है ना, तब से शादियां चलनी बंद हो गई। मैंने कहा पहले ऑप्शन नहीं थे ना, पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं होता था। आप 7 साल के हो, आपकी शादी उठाई, 7 साल की लड़की के साथ कर दी शादी, या 6 साल की 5 साल की लड़की के साथ आपकी शादी कर दी, आपके पास विकल्प ही नहीं है। आप बड़े हो गए, जब तक आपके हार्मोन्स जोर मारेंगे तब तक आपके पास विकल्प आ गया हार्मोन्स को ठंडा करने के लिए, बचा क्या? तो वहां विकल्प नहीं थे। आज की तारीख में तो आपके फोन पे इतने विकल्प है, फेसबुक चलाते हो आप, ट्विटर चलाते हो आप, इंस्टाग्राम चलाते हो आप, यूट्यूब चलाते हो, वहां पर कितने सारे विकल्प हैं आपके पास। तो अब जब विकल्प होता है ना, तभी आप कंफ्यूज होते हो, और जब कंफ्यूज होते हो तो आप तुलना करनी शुरू करते हो, जो कि बुरी नहीं है, अच्छी चीज है। आप तुलना करते हो, इस स्त्री से मैं मिला, इस लड़की से मैं मिला, इसका व्यवहार कैसा है, इस लड़की से मैं मिला, इसका व्यवहार कैसा है, या लड़कियां सोचती हैं मैं इस लड़के से मिली, इसका व्यवहार कैसा है, ये मुझे किस तरह से ट्रीट करता है, ये लड़का मुझे किस तरह से ट्रीट करता है। उन दोनों की तुलना शुरू होती है, और तुलना में आप किसी के साथ संबंध विच्छेद भी करते हो और किसी के साथ संबंध जोड़ते भी। उसको किसी भी तरह से गलत नहीं मानना चाहिए, किसी भी तरह से गलत नहीं मानना चाहिए, मेरा तो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि जो भारत में माता पिता की एक सोच है, वो सोच है कि अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपको पूरी आजादी है, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। ज्यादातर ये लड़कियों पे बाउंडेशन होता है कि अब तेरी शादी होगी तभी तू सब कुछ कर पाएगी, जब तक तेरी शादी नहीं है तो तुझे बाहर जाने से पहले परमिशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पर माता पिता ये सोचते हैं शादी के बाद वो कहीं पे भी जा सकती है, पर फिर वो आगे जाती है, उसके पति आ गया, ससुर आ गया, जेठ हो गए, बच्चे हो गए। तो ये जो सोच है, इसे आप कैसे समझाना चाहेंगे आज के माँ बाप को कि ये बिल्कुल गलत है कि शादी होने के बाद में लड़कियां अपनी जिंदगी खुद जी सकती है? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है देसी, सब जगह आप सब लोगों ने सुनी होगी,
पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय, कि यदि बेटा नालायक है तो आप कितने ही धन का संचय कर लीजिए, वो एक ना एक दिन सब बर्बाद कर देगा। और अगर बेटा लायक है, हाँ मैं बेटा कह रहा हूं लेकिन क्योंकि कहावत में आ गया पिछले 300-400 साल से, लेकिन बेटा बेटी यहाँ उस चीज को माइंड ना कीजिएगा। तो अगर बच्चा आपका लायक है तो चाहे फिर कितनी भी कोशिश कर ले, आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, वो सब अपने पैरों से खड़ा कर, ठीक है। ठीक इसी तरह मैं माँ बाप से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को या बच्ची को, स्पेशली बच्चियों को, हालांकि हम भी जब छोटे थे तो हमारी माँ ने हमें कभी 6 बजे के बाद घर में आना अलाउ नहीं रखती है, वो कहती थी हमेशा दिन छिपने से पहले आ जाओ। कहावतें भी हमारे यहाँ ऐसी बनी है, दिन ढले मर्द घर भले। सो हमारे यहाँ तो कहावतें भी ऐसी बन गई, क्योंकि चला नहीं, 400-500 साल कोई कम नहीं होते हैं, उसमें पूरे की पूरी विचारधारा बदल जाती है। अभी आप ये देखिए ना कि आजादी से लेकर आज तक जो समय हुआ है, एनसीईआरटी की किताबें या जो भी एजुकेशनल किताबें, इन सबने अकबर को महान बताया, तो दुनिया अकबर को महान ही समझने लगी। हमारे बच्चे अकबर को महान समझते हैं, जबकि उससे बड़ा तो नालायक कोई दूसरा था नहीं, ठीक है। उससे बड़ा तो आक्रांता कोई दूसरा नहीं था, उसने तो धर्म पर भी कर लगा दिया था। तो मूल चीज क्या है कि मैं इन माँ बाप से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची लायक है, वो उसको अपने संस्कार दिए हैं, उसको आपने सही तरीके से अपने निर्णय लेना सिखाया है, तो वो कभी जीवन में निर्णय गलत नहीं लगी, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं खड़ा। क्यों? उसका कारण है, आपका बच्चा आपसे आया है, वो आपका भविष्य है, लेकिन उसके लिए आप उसका बुद्धि हो। वो आपसे नाराज होकर के अगर चला भी जाएगा तो जीवन में सुखी नहीं रह सकता। और इसीलिए हमारे यहाँ आज भी बच्चे माँ बाप की मर्जी से शादियां करते हैं। देश में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बच्चे माँ बाप की मर्जी से शादियां नहीं करते। अभी मैं किसी अंग्रेज को बुलाऊं और उससे पूछूं कि भाई आप अपने मम्मी की मर्जी से लड़का चुनोगे? क्या बात कर रहे हो, मतलब ही नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ भारत में। क्यों? इसके लिए माँ बाप को बच्चों का धन्यवाद करना चाहिए कि बच्चे आज भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि उनके कहने पर वो किसी के भी साथ शादी कर देते हैं। कई बार तो सोचते भी नहीं है उस विषय पर, लेकिन माँ बाप का भी तो कुछ फर्ज बनता है उसमें। बच्चों को अपने संस्कार दो, बचपन से सिखाओ, उनको उनके निर्णय लेना सिखाओ, उनके लिए डिसाइड मत करो, बच्चों के लिए खुद मत डिसाइड करो। आपने अपनी जिंदगी जी ली ना, आप चाहते थे अपनी जाति में शादी करें, आप चाहते थे अपने धर्म में शादी करें, आप चाहते थे जैसी नौकरी करना, आप जैसे थे जैसा घर बनाना चाहते थे, जैसे बच्चे पैदा करना चाहते थे, आपने कर लिया ना। हमारे यहाँ होता है ना, परिवारों में 3 लड़कियां 1 लड़का है, 5 लड़कियां 1 लड़का है। क्यों होता है? क्योंकि आप एक लड़का भी चाहते थे, तो आपने किया ना जैसा चाहते थे। अब आप अपने बच्चों पे क्यों थोपना चाहते हैं अपनी जिंदगी? आपकी जिंदगी गई, आपने जैसा जीना था का जी लिया। अब बच्चों पे उसे थोपिए मत, नहीं तो आपका बच्चा प्रेशर में आएगा और वो कभी उसका आत्मिक विकास नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ना, पिछले 70 साल में देखिए, सबसे ज्यादा दुर्गति जिसकी हुई है वो बुढ़ों की हुई है। बुजुर्गों की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है पिछले 70 साल के अंदर। सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या? सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कभी स्वतंत्र अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाए। उन्होंने परिवार को इतना महत्वपूर्ण कर दिया कि जब बच्चों की शादी हो जाती है तो संन्यास लेने वाली जो परंपरा थी, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का जाप करना, किसी आश्रम में शरण लेना, वो संस्कृति ही खत्म हो गई इस देश से। 4 आश्रम थे ना हमारे, विद्यार्थी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। संन्यास और वानप्रस्थ तो खत्म ही हो गए, तो गृहस्थ में ही अटके पड़े। अब अगर आप 70 साल की उम्र तक गृहस्थ में ही अटके रहोगे तो दुर्गति आपकी नहीं होगी तो क्या मेरी होगी? तो वो इसलिए खत्म हो गया कि व्यक्ति के अंदर अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वो हमेशा परिवार फर्स्ट, ठीक है परिवार फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन जब तक आप गृहस्थ में, जब तक आप 50 साल के नहीं होते, 50 साल के आप हो गए तो फिर परिवार फर्स्ट नहीं, फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा उसको चलो, उस पर आगे चढ़ो। लेकिन वो जाते नहीं है, क्योंकि घर में कंट्रोल करने को मिलता है, बहू है जिसपे हुक्म चला सकते हैं, हाँ पोते पोतियां हैं जिनको डांट भी सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार कीजिए, अपने बच्चों के साथ परिवर्तन बढ़ाइए, उनको प्रॉपरली एजुकेट कीजिए, उनको सही निर्णय लेने की क्षमता दीजिए और उन पर विश्वास कीजिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पता है 99% लोग भारत में, 99% बच्चे भारत में झूठ बोलते हैं।
कौन सिखाता है उनको झूठ बोलना? माँ बाप। कौन मजबूर करता है उनको झूठ बोलने के लिए? माता पिता। उनके माता पिता मजबूर करते हैं। अगर आपका बच्चा ये महसूस करता है कि वो आपसे खुल के हर बात कर सकता है तो वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप उसे मजबूर कर रहे हो। डंडा पड़ेगा अगर 7 बजे के बाद आया तो। अब वो 7 बजे के बाद आ रहा है डरता डरता घर, अब सोच रहा है कि 7 बजे से तो मैं लेट हो गया, माँ बाप को क्या बोलूंगा, तो वो एक बहाना तैयार कर लेता है। अब वो बहाने में एक्सपर्ट हो गया। अब जब वो आपसे झूठ बोलेगा तो वो समाज में भी जाके झूठी बोलेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है इस देश में करप्शन के बढ़ने का, कि हम बच्चों को ही झूठ बोलना सिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक साफ सुथरा समाज बनेगा। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। वो भारत महान कहने से नहीं होगा, वो करने से होगा। जब तक हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे नहीं कि कितना ज्यादा जरूरी है खुद से ईमानदार रहना, कितना ज्यादा जरूरी है खुद की सोच को महत्व देना, कितना ज्यादा जरूरी है अपने आप को एक दिशा में रखना। जब तक हम ये चीजें नहीं सिखाएंगे, हम कितने बच्चों पे कंट्रोल करना? भागते नहीं है क्या बच्चे? जो बच्चों पे ज्यादा कंट्रोल करते हैं उनके बच्चे ज्यादा भागते हैं। देखिएगा, पूरा स्टैटिक टेस्ट उठाइएगा, जो अपने बच्चों को ज्यादा दबा के रखते हैं, ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, उनके बच्चे ज्यादा भाग जाते हैं। मैं भी भाग गया था घर से, मुझे भी नहीं करने दे रहे थे। वो अपनी मर्जी से कह रहे थे कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है। मैं भाग गया घर से, क्योंकि विकल्प नहीं छोड़ते ना आप हमारे लिए कोई। जब भी आप विकल्प नहीं छोड़ेंगे तो समाज बगावत करेगा, और वो समाज में यूथ हमेशा बगावती इसलिए हो जाता है कि आप उसको विकल्प ही नहीं दे रहे हैं। भाई वो 70 साल पुराना बुड्ढा नहीं है, वो 70 साल पुराना बुजुर्ग नहीं है, वो आज का जो नौजवान है 17-18 साल का है, उसके हाथ में फोन दे दिया है आपने। अब उस फोन में वो सारी दुनिया देख रहा है। अब वो चाहता है कि अपने जीवन का खुद निर्माण करे, उसको वो फ्रीडम भी दीजिए ना, नहीं तो फोन ही मत देते, वो कल्चर ही नहीं लाते भारत में। अब ले आए तो थोड़ा दिल और बड़ा करो, उनको थोड़ा और फ्रीडम दो, करने का मौका दो, विश्वास करो उनके ऊपर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के लिए। और लड़कियों का खासतौर पर हमारे देश में एक बड़ा वो है, लड़कियों को अवेयर करो, दबाओ, अवेयर करो उनको कि बच्चे जब जंगल जाते हैं, जंगल में शेर होता है तो हम उसके हिसाब से रहते हैं, तो माहौल के हिसाब से वो समझ पाए कि उनको कैसा रहना है, अपनी केयर वो खुद कर पाए। और उनको भेजो, जिम भेजो, उनको स्पोर्ट्स कराओ, वो मार्शल आर्ट सिखाओ, अपनी सेल्फ डिफेंस उनको सिखाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक बच्ची सेल्फ डिफेंस करना शुरू करती है, वहां जाती है, सीखती है, तो नेचुरली जब बॉडी में ताकत आती है ना, निश्चित सी बात है काम होना शुरू होता है। आप देखिएगा, कभी भी आप खुद ही हैं, आप नौजवान हैं, कुछ नहीं करना, आप 1 हफ्ता जिम मारो, जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दबा 1 हफ्ते के बाद आपको खुद भय कम लगना शुरू हो जाएगा, आपको चौड़े से महसूस होना शुरू होगा। तो चाहे बनी मसल्स कुछ नहीं, लेकिन आप थोड़ा स्वावलंबी महसूस करेंगे। ये सारे काम। मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे गुरु जी, कि आज के कुछ तो ये भारत की हम एजुकेशन को भी कह सकते हैं, वो एजुकेशन में ही बच्चों को रिप्रोडक्शन और सेक्स और ऐसी बातें बिल्कुल बताना ही नहीं चाहते। कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं, जैसे हमारे देश में बहुत ही मामूली सा वर्ड से महिलाओं में होने वाला पीरियड्स, मासिक धर्म, उसको इस प्रकार से बताया गया है। माताएं उन्हें कहती है नहीं बेटा, इसके बारे में बात बाहर नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही गलत चीज है, ये आपको नहीं बात करनी है। अगर कोई पुरुष इसके बारे में पता चला है तो नहीं आपको नहीं, सैनिटरी पैड ही देख लो, आप ऐसे काले कपड़े में पैक करके देंगे जैसे ड्रग्स या गांजा लेके जा रहा है। तो ये मानसिकता ऐसी क्यों है कि इस चीज को गलत समझा जाता है, या इन सारी बातों को माता पिता, जैसे किसी ने कोई सेक्स रिलेटिव बात कर देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं करनी, बच्चे को वो ये नहीं बताते बच्चे का होने का प्रोसेसर कैसा है, वो ये सोचते हैं ये सारी बातें बच्चों को बताना गलत बात है। ऐसा क्यों? देखिए, उसका सबसे पीछे कारण ये है, अगर आप खुद सांप से डरते हैं तो आप बच्चे के अंदर भय डालेंगे ना सांप का, निश्चित सी बात है। तो आपके माँ बाप भी खुद सेक्स से डरे हुए हैं, आपकी नहीं, मतलब सबकी मैं बात कर रहा हूँ, सबके माँ बाप सेक्स से डरे हुए हैं, क्योंकि उनके माँ बाप सेक्स से डरे हुए थे, क्योंकि उनके माँ बाप सेक्स से डरे हुए थे। हमारे देश में सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य ये होता है कि मैं विदेश भी घूमता हूँ, वहां पर भी जब मैं बातें करता हूँ, जिस देश में सेक्स के लिए मंदिर हो, वो भी एक नहीं कई मंदिर,
खजुराहो, कोणार्क, कैलाश माउंटेन, अजंता लोरा गुफाएं, हाँ? कई मंदिर हो जिसमें, जिस देश में सेक्स पर विषयों रिसर्च करके लिखा गया, कामसूत्र लिखा है, कामतंत्र लिखा है, हाँ? योनि तंत्र लिखा है, बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं जो इस पर रति रहस्य लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो सिर्फ काम के ऊपर ही लिखे गए हैं। उस देश में जहाँ इतनी बड़ी रिसर्च हुई है, दुनिया में किसी भी देश में काम को लेकर मंदिर नहीं है जो कि 10, 20, 50 साल से पुराना है, सिर्फ भारत में। हाँ, काम को लेकर पूरी दुनिया में, भारत और चाइना में 2 जगह लिखा गया है, और कहीं नहीं लिखा। उस देश में काम कुंठित, काम एक टैबू। वो क्या होता था, पिक्चर देखते थे ना, तो 2 आदमी और औरत मिल रहे हैं, अब वो मिल रहे हैं, अब उन्हें बच्चा दिखाने के आगे फ्यूचर में बच्चा होगा, तो वो मिले, तो वो फिर क्या हुआ, वो 2 फूल टकराने शुरू हो जाते थे, या वो जो ना, वो क्या होता था, वो सूरज निकला होता था, वो एकदम से छुप जाता था, हाँ, सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, या फिर एकदम से रात होती थी तो सूरज निकल आता था, कुछ नहीं दिखाया गया कभी भी। माए तो ये बोलती, जा तेरे मतलब की चीज नहीं है, बाहर जा, या कोई बहाना, पानी लेके आना, पानी 1 गिलास, मुझे प्यास लग रही है। टीवी पे कुछ ऐसा आता था ना, माई बोलती नहीं, पानी लेके आना, मुझे प्यास लगी है, या वो रसोई में जा, ये देख दरवाजे पे कौन आया, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। वो बच्चा इतना बेवकूफ नहीं है कि उसे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो उसके साथ। ये जो कुंठित लोग हैं, ये कुंठित लोग कभी भी ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी खुद की जो कुंठा है वो बैठी हुई है अंदर, और वो उसे आज तक गलत मानते हैं। मैं एक बार, कलिंगराद एक शहर है, जर्मनी का पुराना हिस्सा होता था, और मैं वहां बैठा था, तो एक मिशनरी आई लड़की, तो उसने मुझसे कोई बात कही, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ लोग अफेक्ट हो जाएंगे, तो उसने कहा कि ये ही नाम है जो हमें हमारे पापों से मुक्त कर सकता है, बाकी धरती पर कोई नाम नहीं है। तो मैंने उस बच्ची से ये कहा कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, क्योंकि अगर किसी ने पाप किए हैं तो फिर तो ये नाम है, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पाप नहीं किए, बोलती ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम सब पाप से पैदा हैं। मैंने कहा नहीं, हम सब नहीं, आपके पिता ने पाप किया आपकी माँ के साथ तो आप पैदा हुए, मेरे पिता ने प्रेम किया मेरी माँ के साथ तो मैं पैदा हुआ। ये बहुत बड़ा फर्क है। हम इस देश में इस मानसिकता को स्वीकार कर बैठे कि हम पाप से पैदा हो रहे हैं। अरे हम पाप से नहीं, हम प्रेम से पैदा होते हैं, हम देवताओं के संतान हैं, हम असुरों से नहीं आए हैं। तो उस चीज को इसलिए दबाया जाता है कि जानकारी। आप किस चीज के बारे में बात नहीं करोगे? अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझसे सबसे कहूं कि आप किस चीज के बारे में बात नहीं करोगे, किस चीज के बारे में आप जानते नहीं। यानी आपके माँ बाप इस विषय पर अगर बात नहीं करते तो इस बारे में वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ यही एक वो है। अगर आपका टीचर इस विषय पर बात नहीं छेड़ता तो इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, बस यही एक उसका परिणाम है। अब वो टीचर कहीं कोई आ भी जाता है, वो सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ाएगा, ये टेस्टिस होता है, ये ओवरी होती है, ये फैलोपियन ट्यूब्स होती है, यहाँ से ये अंडा घूम के आता है। ये सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है, ये बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव एजुकेशन। ये आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी की टर्म्स में। ये सेक्स नहीं होता, बायोलॉजिकल मेटिंग सेक्स नहीं कहलाती। सेक्स जो है, काम जो है, वो काम हमारे यहाँ एक कला के रूप में लिया गया, उसको एक रास के रूप में लिया गया। एक स्त्री की को आप सेक्सुअल एजुकेशन दे देते हो, इससे उसे कभी ऑर्गाज्म नहीं होता। मुझे दुर्भाग्य से ये बात कहनी पड़ेगी और मैं कई बार इससे कहने से झिझकता हूँ भारतीयों के बीच, क्योंकि भारतीय जो है इसका बहुत ज्यादा विरोध है। भारत में 70% महिलाओं को ऑर्गाज्म नहीं है, और भारत में नहीं, विदेशों का भी यही है। उसका पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि काम को लेकर जो कुत्था उनके शरीर में, उनके मन में बचपन से घुसाई गई, वो तो काम को लेकर के उनको थोड़ा सा उनको समझाएं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, विदेशों में कर रहा हूँ, भारत में अभी थोड़ा थोड़ा अभी शुरू किया है, विदेशों में तो मैं काफी 15-20 सालों से कर रहा हूँ कि हमारा यूथ ये समझे। लेकिन जब भी मैं इस पर कोई वीडियो बनाता हूँ, जब भी मैं इस पर कुछ कार्य करता हूँ, तो मुझे एंटी कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती, उससे मैं चिंता भी नहीं करता, लेकिन इन चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं,
जब तक आपको अपने शरीर का नहीं पता। मैंने एक महिला से पूछा, कई बार पूछना पड़ता है, तो एक महिला से पूछा मैंने आखिरी बार अपने आप को कब देखा? शीशे में। पता है भारत में 99.9 भी अगर मैं लगा दूंगा तो भी सही संख्या होगी कि महिलाओं ने अपने आप को कभी नग्न नहीं देखा। और तो छोड़िए, इस देश में लोग अंडरवियर पहन के तो बाथरूम के अंदर ना आते हैं। आप उसमें कहाँ उम्मीद कर रहे हो कि सेक्सुअल फ्रीडम आएगा? कहाँ उम्मीद कर रहे हो कि लोग एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे? बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस क्षेत्र में, बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है कि लोग खुलेआम बात कर सकें इसके विषय में। ये तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तो चलो फिर भी आक्रांता है, समय से 1960 से खिलाफ है। मैं विदेशों में जाता हूँ, विदेशों में भी यही स्थिति है। केवल 25% लोग विदेशों में काम पर खुल के बात कर सकते हैं। 25 से भी कम ही आंकड़ा होगा, 15 भी हो तो बदल। इसीलिए उनका क्या है, उनका काम भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। उनके काम के बाद वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, वो भी गलत है। तो लेकिन हमें कम से कम अपने देश में अगर माहौल बदलना है, हमें समझाना है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। कम से कम अपने अंग को समझो, अपने शरीर को समझो। और काम जो है रति रहस्यम, जो रति रहस्यम कहता है एक स्त्री को 64 प्रकार के आनंद मिलते हैं। चरम सुख 64 प्रकार से एक स्त्री ले सकती है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गाज्म बोलते हैं। हाँ, यहाँ ये कंडीशन है कि एक भी ऑर्गाज्म नहीं हो रहा। रति रहस्यम जो संस्कृत की पुरानी किताब है, लगभग 2,500 साल पुरानी किताब है, वो कह रही है 64 प्रकार के वो हो सकते हैं। गड़बड़ है ना, गड़बड़ यही है कि हमने किसी चीज को दबा के सोचने लिए खत्म हो गया। छोटी सी चीज नहीं है, बताता साधु से 83 साल की उम्र में उन साधु को अप्सरा परेशान करने आ रही है। वो कहते मेरे से कि मुझे अप्सरा आती है परेशान करेगी। मैंने कहा बाबा जी आपके पास क्यों, आपके पास अप्सरा आगे करेगी भी क्या? अब तो आपके शरीर में भी कुछ नहीं बचा, आप कुछ करने लायक नहीं रहे। अप्सरा जाएगी तो किसी 17-18 साल के नौजवान युवक के पास जाएगी, या किसी 20-22 साल के आदमी के पास जाएगी। आपके पास आगे करेगी क्या? वो तो वो शरीर गुंडा हो जाता है, लेकिन कहानी की मंशा नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस देश में काम के अवेयरनेस उन पर बात करनी, उनसे जुड़े हुए प्रश्न है। मैं तैयार हूँ अगर यूथ ऐसा चाहता है कि उनके ऐसे प्रश्न है, आप मुझे प्रश्न भेजिए, मैं जवाब ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजिए। क्या किया जा सकता है ऐसी अगर कोई समस्या है, क्या किया जा सकता है? पता है आप यहाँ हर शौचालय में तो लिखा होता है कमजोर रोगी मिले, हाथ के रोगी मिले, हाँ काम के रोगी मिले। वो दवाई खाने से कोई बीवी को संतुष्ट नहीं कर सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए करना क्या है वहां, वो है सेक्सुअल एजुकेशन। लेकिन वो तो इस बात भी नहीं कर सकते, उसको तो बोल देते हैं ये तो मस्तरा है, निकालो बाहर, है ना। उसको तो बोल देते हैं कि ये तो गंदी बात है। अरे गंदी बात नहीं है, उसी के कारण तुम यहाँ हो, पैदा उसी के कारण हुए हो। यही एक चीज, निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये 4 चीजें जो हैं ये मैंडेटरी हैं, आपके साथ ये होंगी ही होंगी। अगर कोई भी मनुष्य कहता है कि मेरे अंदर इनमें से कुछ भी एक कम है तो मनुष्य अधूरा है। क्योंकि अगर आपने भोजन किया है तो वो भोजन, आयुर्वेद क्या कहता है, भोजन से शुरू होता है और शुक्र पर खत्म होता है, यानी आपका शुक्र बन रहा है, ठीक है। निद्रा यानी अगर आपने भोजन किया है तो आपको नींद भी आएगी, और अब नींद की है, ऊर्जा बनी है शरीर में, तो आप कुछ ना कुछ भोगोगे। अब वो हार्मोन्स का प्रभाव ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा जागृत हो और कितनी कम इच्छा जागृत हो, भोगोगे। और जब आपने भोगा है तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज से भयभीत हो। ये पशुओं में एक जैसा है और मनुष्य में एक जैसा है। अगर आप इसी सब में अटके हैं तो नहीं। वो कहते हैं ज्ञान अधिक एक नरक में, मनुष्य के अंदर एक ज्ञान अधिक है कि आप चेंज कर सकते हो ना उसको। जानवर हिरनी को जो प्लेजर होता है ना वो एक ही प्रकार का होता है, महिला को प्लेजर जो है 64 प्रकार का होता है, वो बदल सकता है। कौन बदलेगा? आप बदलने निकलेंगे, आपको ही पीछे खड़े हो जाएंगे। और नाम पे, हिंदुओं के नाम पे जितना अहिंदू कार्य होगा उतना नहीं।
तो अवेयरनेस करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दो, कहीं भी भागे हो, कुछ भी करें, नहीं, पहले उन्हें एजुकेट तो करो, उन्हें अवेयर तो करो सब चीजों के प्रति, वो उनके अंदर ये क्वालिटीज तो डालो कि वो डिसाइड करो, तो फिर छोड़ दो ना भाई। अब उनको टेक केयर करो जब तक वो 12, 13, 14, 15 साल के नहीं होते, वो डालो उनके अंदर, फिर उसके बाद उनके थोड़े थोड़े ट्रस्ट भी तो करो, लेट देम गो। आपके पार्टी में छोड़ के भी देखो, आते हैं टाइम से कि नहीं आते, ठीक है आते हैं कि नहीं आते, ठीक है आए, अगली बार मत छोड़ो, वो ट्रस्ट तो दो उनको, एक बार लड़की को जाने तो दो बाहर, देखो तो सही वो कितना इंडिपेंडेंट है अपने ऊपर। वैसे बदल रहा है, ये इतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ समाज ऐसे हैं जहां ये आज भी पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी स्पीड बड़ी धीमी है, इसे थोड़ा और तेज होना चाहिए, है ना। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे गुरुजी यही है कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, इसी के रिलेटिव है, जैसे काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समान लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मान लो लड़का है तो उसको लड़का में है, लड़की है तो उसे लड़की में, समलैंगिकता, वो इसे बता नहीं पाते अपने माता पिता से, और माता पिता इसे एक बीमारी मानते हैं, वो कहते हैं तुझे एक बीमारी है, नहीं ये तो गलत है। कई बार लड़के की जबरदस्ती शादी हो जाती है और फिर बाद में उसे सब पता चलता है, फिर वो बाद में होता है उनका तलाक होता है, पर वो फिर भी समाज में खुलकर ये नहीं बोल पाते। माँ बाप बोलते हैं लड़की में कमी, लड़की बोलती है लड़के में कमी, ये बात खुलकर समाज में नहीं आ पाती, और बच्चे भी इसे बोलने से डरते हैं। अगर मैं बोला कि मुझे एक लड़के से प्यार है तो लोग सोचेंगे ये तो पता नहीं क्या है, और लड़की बोली लड़की से प्यार है तो सोचेंगे लड़की, ये तो लड़की हो ही नहीं सकती, ये जरूर लड़का है, माता पिता ने इसे लड़की की तरह रखा होगा। ये ऐसी क्या मानसिकता है कि समलैंगिकता को इतना छुपा के रखते हुए? पहली चीज तो ये समझिए कि समलैंगिकता क्या है और क्यों होती है, इसका कारण क्या है। समलैंगिकता या विपरीत लैंगिकता जो होती है वो आपके हार्मोन्स के कारण, ठीक है। तो आपके अंदर दोनों प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, स्त्री के भी हार्मोन होते हैं, पुरुष के भी हार्मोन। आपके पास एक पुरुष का शरीर है, लेकिन स्त्री के हार्मोन बढ़ गए, तो आपका आकर्षण स्त्री की तरफ नहीं होकर के आपका आकर्षण पुरुष की तरफ है। आपका एक स्त्री का शरीर है और आपके पुरुष के हार्मोन बढ़ गए, तो आपका आकर्षण पुरुष की तरफ ना होकर के आपका आकर्षण स्त्री की तरफ। पहले वेरी क्लियर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कोई फैशन है या ये कोई ट्रेंड है, ये शरीर की अपनी स्वाभाविक क्रिया है। इससे लोग बचते क्यों? क्योंकि लोग इसे अप्राकृतिक मानते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष पुरुष के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्त्री स्त्री के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो इसलिए कहीं ना कहीं समाज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसका फ्यूचर नहीं है। ये एक सबसे बड़ा कारण था, मूल में जो कारण। अब मेरा अपना यह मानना है कि यदि व्यक्ति स्वतंत्रता लेता है और आप उसे स्वतंत्रता दे रहे हो, ये हमारा मौलिक अधिकार है ना भारत में, आप स्वतंत्र हैं, तो आप उसको फिर स्वतंत्र ही रहने दो ना, उसको जीने दो जैसा वो जी रहा है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों से भी ध्यान रखना कि अगर मैंने काले कपड़े पहने हैं और लोग मुझे कह रहे हैं काले कपड़े वाले जरा इधर आना, क्योंकि मैंने काले कपड़े पहने हैं, तो अगर मुझे आजादी कपड़े पहनने की है तो उन्हें भी आजादी है उसको उस तरह से देनी है। तो जो लोग अगर इस तरह के माहौल में हैं, उन्हें थोड़ा सा इस चीज से फ्री होना चाहिए अपने आप को, कि आप छोड़िए, ये छोड़िए कि समाज क्या कह रहा है, आप जिए जैसे जीना चाहते हैं। क्योंकि ये समाज जो है ना, अब कभी जरूरी था, अब ये बंधन बन चुका है। आज हर व्यक्ति अपने समाज से पीड़ित है, हर व्यक्ति। आपका समाज तब कहां चला जाता है जब व्यक्ति घर में भूखा मर रहा है। आपका समाज तब कहां चला जाता है जब बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। आपका समाज तब कहां चला जाता है जब विधवा हो जाती है महिला और वो अकेली अपने परिवार को पाल रही होती है। आपका समाज तब कहां चला जाता है जब लड़कियां अपने आप को असहज समाज में महसूस कर रही है। कहां चला जाता है समाज? ये वही तो समाज है। अगर लड़की बाहर जाने से डर रही है तो किसके कारण डर रही है? वो समाज ही तो है ना। तो अगर आपको इनसिक्योरिटी दी है तो किसने दी है? वो भी समाज ने दी है ना। तो ये समाज जर्जर हो चुका है, इसको अब झाड़ने की जरूरत है।
और इसको इतना ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यूथ से कहूंगा, जब तक आप जाति में बटे रहोगे तब तक आपको समाज कंट्रोल करता है। जो आसान होता है ना, अहम को जगाना आसान होता है। किसी आदमी को अगर कंट्रोल करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसकी ईगो को बूस्ट कर दो, टोंट मार दो। एक बार क्या हुआ कि कहीं के लिए लाइन लगी हुई थी, एक कोई घट्टा तगड़ा सा आदमी वो जो ना लाइन तोड़ के आगे जा रहा था। वहां एक पतला सा व्यक्ति खड़ा था, पंडाल का व्यवस्था कर रहा था। उसने कहा, अरे महाराज जी, आप तो शेर होकर के भी लाइन तोड़ रहे हो, शेर जैसे लगते हो। उसको लगा कि यार बात तो सही कर रहा है, वो जाके लाइन में लगते हैं। यार मैं तो शेर जैसा आदमी खड़ा रह सकता हूँ काफी देर, उसकी ईगो को बूस्ट कर दिया, उसको लगा दिया। तो आप जब भी समाज का हिस्सा बनते हैं, वो समाज बटा हुआ है, एकजुट समाज तो है नहीं। जितने बटाव हमारे यहाँ है इतने तो किसी के अंदर भी नहीं। तो वो समाज, बटा हुआ समाज आपको बांटे, और जैसे ही आप बढ़ते हो आप कमजोर हो जाते हो, और जैसे ही आप कमजोर होते हो आपके ऊपर क्या होता है। मेरे बचपन में मैं अपने गांव में निकलता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब जगह, आप किसी भी जाति से, आप किसी भी धर्म से मान, हर बच्चा आपको राम राम करते हुए आएगा। कोई था ही नहीं, मैं किसी के भी घर चला जाता था, खाना खा लेता था, कोई था ही नहीं, जाति प्रथा थी ही नहीं। मेरे समाज की, मेरे अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, किसी के भी घर खाना खा लेता था, किसी के भी साथ सो जाता था, किसी के भी घर में सो जाता था। तो छोटा था, कोई नहीं दिखा। जैसे ही बड़े हुए तो ये सब शुरू हो गया, फिर रिजर्वेशन आए, ये आए, वो आए, बांटते, और रोज ये बांटेंगे और बांटेंगे। अभी आपको जैसे ओबीसी बांटा ना, अब ओबीसी में भी बांटेंगे आपको, ओबीसी में बांटेंगे कि भाई गुजरों को इतना कोटा होना चाहिए, जाटों को इतना कोटा होना चाहिए, इनको तेलियों को इतना कोटा होना चाहिए, तुम्हारों को इतना कोटा होना चाहिए, बांटेंगे, क्योंकि इनका धंधा ही बांटने पर चलता है। लेकिन अगर आप यूथ हैं और अगर आप चेंज चाहते हैं, तो आपको, जैसे आपने कहा ना, मेरा नाम गुज्जर, आपको उस गुज्जर पने से बाहर आना पड़ेगा। नाम लो अपना, बस काफी, जो भी नाम है उसके साथ लगा दो, भारतीय। मैं भारतीय, वो लगा दो। अभी देखो, हमें 70 साल से ज्यादा हो गया आजादी मिले, ठीक है, अभी तक हम अपने देश का नाम नहीं बदल पाए। इस इंडियन शब्द का कभी डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ लेना, समझ में आ जाएगा। इंडियन शब्द इडियट शब्द से आया, और हम अपने आप को इडियट कहलाने पर पता है क्या कहते हैं? आई प्राउड टू बी एन इंडियन। अरे यही कहते हैं ना, आई प्राउड टू बी एन इडियट। फर्क क्या पड़ना है? दोनों एक ही मतलब है ना। हम 70 साल में अपने देश का नाम नहीं बदल पाए, बदलेंगे क्या? तो इसलिए यूथ के पास ये चांस है, आए, खड़े हो, अपने समाज को बदलें, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो। महिलाओं के साथ कोई अगर बदसलूकी करता है, महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी करता है, उसका विरोध करें, और कोशिश करें, ये सोचें कि भाई जो सामने महिला है वो आपकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि आपकी बहन भी तो कहीं समाज में घूम रही होगी ना, वहां भी आसपास के लोग, उनको इज्जत दें। अगर आप बहुत ज्यादा किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो एक जेन्युइन तरीके से अप्रोच करें। किसी के ऊपर कमेंट मारने से क्या सिद्ध होने वाला है? क्या आपके हाथ में कुछ लॉटरी आ जाएगी, कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जेन्युइनली किसी में इंटरेस्टेड है, तो जेन्युइनली अप्रोच करें, पूछे जाए, बात करें। कमेंट मारना जो है, ये एक छिछोरापन है, ये एक डरपोकों की निशानी है। उससे बचें। यूथ को अपने आप को इन चीजों से बचाना चाहिए, ताकि माहौल को बढ़िया कर सके। अगर माहौल बढ़िया होगा तो माँ बाप अपने आप ही छोड़ देंगे ना बच्चों को बाहर घूमने के लिए। अगर आप जंगल में रहेंगे और संध्या हो जाएगी, तो अपने बच्चों को कमरे में रखेंगे ना? क्यों रखेंगे? क्योंकि जंगल का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप अपने परिवार में हैं और बड़ा सा घर है, तो आप थोड़ी ना इस चीजों की चिंता करते हैं। तो ये सिर्फ माहौल बदलना पड़ेगा, अगर हम वाकई वो फ्रीडम लेना चाहते हैं। तो यूथ को थोड़ा सा आगे आना होगा। आप दूसरों की बहनों की इज्जत कीजिए, आपकी बहन की अपने आप इज्जत हो जाएगी। इसी के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी बात को विराम करना चाहता हूँ। आपने जो हमें ज्ञान दिया है, बहुत ही अच्छी लगा मुझे। आपकी बातों से कुछ ऐसा लगा कि जो आज के युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं चाहूंगा मेरे सारे साथी इस बात को समझे। और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो आप गुरुजी की इंस्टा
यूट्यूब और फेसबुक पे आप नीचे लिंक दिए गए हैं आपको, आप वहां पर जाकर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी के काफी आश्रम्स भी है, मैं भी आपको बताऊंगा, आप उनके जरिए गुरुजी से मिल सकते हैं। गुरुजी की जो सोच है वो युवाओं को थोड़ा सा उस तरफ लेके जाएगी जो सोच हमारी पौराणिक संस्कृति से जुड़ी है। जो हमारे माता पिता कहते थे सतयुग है, त्रेता युग है, वो युग जो चलते हुए आए हैं जिसमें राम कृष्ण ने जिया है, वो युग की सोच है जो स्वतंत्रता बच्चों को बचपन से सिखाई जानी चाहिए। और मैं खुद गुरुजी की इन बातों से बहुत ही सहमत हूँ और मुझे लगता है गुरुजी एकदम हमें सही ज्ञान और सही दिशा की तरफ लेके जाएंगे आगे समाज को। धन्यवाद गुरुजी। मेरा यूथ से भी एक आग्रह है कि आप देना सीखिए। हमारा सारा फोकस जो होता है लेने पर होता है। आप देना सीखिए और आपके आसपास का माहौल अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, साधुवाद, जय श्री कृष्ण।